इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही शिक्षक भर्ती विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे जुड़े जितने भी आपके तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही सहायक शिक्षक विज्ञान की ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्या होती है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है कि कौन सा विलयन आपका अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो इस प्रकार इसकी पहचान होती है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज को भी यह लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं कि दिया गया विलयन आपका अम्ल है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है, तो यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज को यह लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देता है। प्रबल अम्ल विद्युत का सुचालक होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए अगला देखते हैं अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल ऐसे अम्लों को कहा जाता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। H2SO4 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, इस कारण इसे ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। अगला है फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हाइड्रा अम्ल। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल। HCl का अगर आप उदाहरण देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण इसे हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। अगला हम देखते हैं क्षार। जिस प्रकार हमने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी प्रकार क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है और यह अम्ल से जस्ट उल्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अगला हम देखते हैं उदासीनीकरण क्या होती है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। अगला हम देखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं। प्रबल मतलब होता है मजबूत, तो किसी विलयन की प्रबलता उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ऐसे अम्ल तनु विलयन से तीव्र गति से आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल की एक विशेषता होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर सांद्रता अधिक है तो वह अधिक प्रबल विलयन होगा और सांद्रता कम होगी वह दुर्बल अम्ल होगा। इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अगला होता है प्रबल क्षार। क्षार की प्रबलता उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोक्सिक आयन मतलब OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अगर मात्रा अधिक है OH- आयन की तो वह एक प्रकार का प्रबल क्षार होगा। OH- आयन की मात्रा कम है तो वह एक प्रकार का दुर्बल क्षार होगा। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। उदाहरण को याद रखिएगा। प्रबल अम्ल कौन से हैं ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। अगला है दुर्बल अम्ल। जिनका जल में आयनन बहुत कम होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं और साथ ही इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका उदाहरण है एसिटिक एसिड और सबसे दुर्बल अम्ल का उदाहरण है H2CO3। इस उदाहरण को याद रखिएगा। सबसे दुर्बल अम्ल है H2CO3। अगला है दुर्बल क्षार। ऐसे क्षार जिनका जल में आयनन बहुत कम होता है और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। यह प्रबल क्षार से जस्ट उल्टा है। इसका आयनन बहुत कम होगा और साथ ही इसमें हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता भी कम होगी, कम मात्रा में यह उत्पन्न होगी। उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह दुर्बल क्षार का उदाहरण है। अगला हम देखते हैं आयनिक साम्य अवस्था। साम्य की वह अवस्था जिसमें आयनिक अभिकारक
और आयनिक उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस स्थिति को आयनिक साम्यावस्था कहा जाता है। आयनिक साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है तनुता। अगर विलयन की तनुता बढ़ने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। अगर आप विलयन की तनुता को बढ़ा दोगे तो उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला है विद्युत अपघट्य का स्वभाव। तीसरा है ताप। ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है। अगला है विलायक की प्रकृति। जिन विलायकों का परावैद्युतांक मान अधिक होता है उनके विद्युत अपघट्य पदार्थों को घोलने की क्षमता अधिक होती है। तो ये सभी आयनिक साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर तनुता बढ़ाते हैं तो वियोजन बढ़ जाएगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तब भी वियोजन बढ़ जाएगा। विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है आयनिक साम्यावस्था। अगला हम देखते हैं अम्ल और क्षार संबंधी अवधारणा। पहली अवधारणा है आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। इनके अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर प्रोटॉन देते हैं, वहीं क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो उन्हें क्षार कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो ये आपका एक प्रकार का अम्ल होगा। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्षार है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इस कारण यह एक प्रकार का क्षार होगा। यह है आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन की व्याख्या करता है। अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करके एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। यह लवण की परिभाषा है कि अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करके एक प्रकार का यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अगला देखते हैं हम ब्रांस्टेड-लारी अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा। यह सिद्धांत 1923 में ब्रांस्टेड और लारी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, वहीं क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं क्योंकि यह प्रोटॉन प्रदान करते हैं। क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। इनके उदाहरण हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं क्योंकि यह प्रोटॉन प्रदान करते हैं। वही क्षार के उदाहरण है OH- और CH3COO-। ये क्षार के उदाहरण हैं क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अगला हम देखते हैं लुईस अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा। इनका प्रतिपादन 1923 में लुईस द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उन्हें अम्ल कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति होगी तो उन्हें क्षार कहा जाएगा। उदाहरण हैं AlCl3 और ApCl3। यह लुईस का अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा है जो कि इलेक्ट्रॉन के एक एकांकी युग्म ग्रहण करने और प्रदान करने की प्रवृत्ति पर आधारित है। अगला हम देखते हैं pH मान। 1909 में सोरेनसन ने विलयन में H+ आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए pH स्केल विकसित की। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह एक प्रकार का अम्लीय विलयन होगा। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो उसे अम्ल बोलते हैं। अगर 7 है तो उसे उदासीन कहेंगे, 7 से अधिक है तो उसे क्षारीय विलयन कहेंगे। विलयन में OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि से क्षार की शक्ति बढ़ती है। अगर आप OH- आयन की सांद्रता को बढ़ाओगे तो जो क्षार है उसकी शक्ति बढ़ेगी और वह एक प्रकार का प्रबल क्षार बनेगा। यहाँ पर देखिए रेंज दी गई है, 1 से 7 तक अम्लीय विलयन होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक क्षारीय विलयन होता है। यहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनका pH मान परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है नींबू जिसका pH मान 2.2 से 2.4 के मध्य होता है। शराब का 2.4 से 3.4 के मध्य होता है। मूत्र का 5.5 से 7.5 होता है। रक्त का 7.3 से 7.5 होता है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रक्त का pH मान और दूध का pH मान होता है 6.4। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, आपके टॉपिक में स्पष्ट रूप से दिया है अम्लीय वर्षा, तो ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो 5.6 से अगर कम होगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। दंत क्षय अम्लीयता के कारण होता है। अगला हम देखते हैं अम्लीयता और क्षारीयता को जांच करने की विधि। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के
लीचेन पौधों से निकाला जाता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। तो यह एक प्रकार का आपके जांच करने की विधि में पहली विधि है लिटमस पेपर, दूसरी विधि है मेथिल ऑरेंज और तीसरी विधि है फिनोल्फ्थेलिन। इन तीनों के माध्यम से अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण किया जाता है इनके रंग परिवर्तन के आधार पर। कुछ ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीयता और क्षारीय माध्यम भिन्नता के आधार पर प्रदर्शित होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे केवल उनके गंध के आधार पर ही हम पहचान कर सकते हैं कि वह एक अम्लीय है कि क्षारीय है। इसके अलावा हल्दी भी एक सूचक होता है, जिसे क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ने पर उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। हल्दी वाले कपड़े में अगर आप साबुन रगड़ोगे, साबुन एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति होता है, तो उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। तो इस प्रकार हल्दी भी एक सूचक के रूप में कार्य करता है। तो ये हुआ अम्ल और क्षार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।